वर्गा तू इंसान बन गया, तेरे वर्गे गोरे चिट्टे छोटे छोटे सर्कस के घोड़े होंगे जो सवारी सुरी नहीं मोहते उनको पोनी कहते हैं। क्यों हर गल का पता है खुदा दी कहवे हवाई चीज है। कॉमेडी के बेताज बादशाह अमानुल्लाह खान, जिन्हें मेरी जैसे उम्र की नौजवान नस्ल तो आफताब इकबाल के शोज़ खबरदार, खबरहार, खबरजार, खबरनाक वगैरह के तवस्सुस से जानती है, लेकिन उनकी वजह शोहरत वो शाहकार और शानदार स्टेज ड्रामे हैं जिनमें सिक्सर, बशीरा इन ट्रबल, भट्टी का रोल वगैरह, और वो स्टैंड अप कॉमेडी की परफॉर्मेंसेस जो रहती दुनिया तक लोगों को याद रहेंगी। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे अमानुल्लाह खान को गुमनामी से आफताब इकबाल ने निकाला और कैसे पहली मुलाकात में ही यादगार और शानदार बातें हुई, और फिर ये सिलसिला चल के मसदाक एक ऐसी बुलंदियों पर पहुंचा कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। ये तमाम वाक़ियात और बातें जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। देखे हैं बहुत हमने हंगामे मोहब्बत के, आगाज भी रुसवाई अंजाम भी रुसवाई। आफताब इकबाल के जो उर्दू के मारूफ शायर ज़फ़र इकबाल के बेटे हैं और अपने इर्द गिर्द ऐसा तालीमी व तदरीसी माहौल पाया है कि उसकी कहीं मिसाल तक नहीं मिलती, और बकौल अमानुल्लाह खान के कि वो रावी का डकेट और ऐसा जल्लाद सिफत इंसान है कि जिसकी वहशत और करब से कोई भी महफूज नहीं रह पाता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आफताब इकबाल और अमानुल्लाह खान की मुलाकात कैसे हुई और किस सूरत हाल के अंदर हुई? तो मैं बताता चलूं कि आफताब इकबाल ने जब सुहेल अहमद अजीज़ी और शो हस्बेहाल से राहें जुदा कर लीं तो ऐसा शो वो बनाना चाहते थे जिसमें ऑडियंस के साथ बहुत से ऐसे फनकारों को बुलाएं। तो उन्होंने अताउल हक कासमी और अमजद सलाम अमजद, जो कि उस वक्त के मारूफ थिएटर राइटर रह चुके थे, उन्हीं से मुशावरत की कि मैं ऐसा कोई प्रोग्राम लाना चाहता हूं जिसके लिए मुझे वो शख्स चाहिए जो इन तमाम फनकारों का सरखेल है और इन तमाम फनकारों का उस्ताद है। तो अताउल हक कासमी ने उन्हें कहा कि आप अमानुल्लाह खान को अपने प्रोग्राम में ले तो सकते हैं, लेकिन वो चूंकि इस वक्त उम्र में इतनी बड़े हो चुके हैं, वो बुजुर्गी और बुढ़ापे का शिकार हैं और उन्हें अब तंग करने वाली बात होगी अगर आप उन्हें अपने प्रोग्राम में बुलाते हैं तो वो इससे उकताहट का शिकार होंगे, और जिस तरह आपका मामूल है कोई आपके साथ खुश तो रह नहीं सकता। उसी के बाद नाज़रीन इन्होंने सोचा कि चले मैं एक मुलाकात तो कर दूं। उसी के बाद उन्होंने उन्हें अपने फार्म हाउस पर बुलाया, और जब अमानुल्लाह खान उन्हीं के पास फार्म हाउस पर आए तो आफताब इकबाल कहते हैं हमने उन्हें प्लेट में मुख्तलिफ फ्रूट्स दिए और चम्मच भी दी। उसी के बाद मैं उनसे बात करने लगता कि मेरा ये इरादा है, तो वो कहते थे कि ज़रा रुकिए मैं थोड़ा खाना तो खा लूँ। और आफताब इकबाल कहते हैं कि मैं इतना हैरान हुआ कि इतना मासूम शख्स जो कि अपने अंदर एक ऐसा जोहर शनास भी है और जोहर भी है कि इसे अगर थोड़ा सा मजीद नए ज़माने के पस मंज़र में तराशा जाए तो वो सबसे बड़ा फनकार बनेगा। तो उसी वक्त आफताब इकबाल कहते हैं मैंने सोचा कि नहीं भाई नहीं, मैंने इन्हें ही अपने प्रोग्राम में लेना है। और फिर आफताब इकबाल ने उन्हें अपने प्रोग्राम खबरदार में बुलाया। जब वो खबरदार में आए तो उन्होंने ऐसी ऐसी परफॉर्मेंसेस दी कि खुदा गवाह है कभी भी आपसे नहीं भूलेंगी उन। लेकिन आफताब इकबाल चूंकि उसी वक्त वाकई एक जल्लाद सिफत इंसान थे और बकौल अमानुल्लाह खान के रावी के डकैत थे, तो उन्होंने अमानुल्लाह को मुख्तलिफ प्रोग्रामात में कुछ सख्त बातें की जो उस मासूम फनकार के दिल पर गरां गुजरी, और उन्होंने वो प्रोग्राम छोड़ दिया और मजाक रात का प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया। लेकिन आफताब इकबाल कहते हैं कि जब मैं उन्हें मजाक रात के प्रोग्राम में देखता तो मुझे महसूस होता कि ये तो वो अमानुल्लाह खान नहीं है जिसका मैं दीवाना हूँ या जिसे मैं पसंद करता हूँ या जो लोगों को नजर आने के लिए बेताब होता है। ये तो ऐसे कोई मुरझाया सा अमानुल्लाह खान है जो कि अपनी एक हद में रहते हुए काम करता है। तो आफताब इकबाल कहते हैं कि मेरा दिल बड़ा दुखता था कि दोबारा से अमानुल्लाह खान मेरे पास आएँ, और ये फिर उन्होंने चैलेंज हनी अलबेला के सपुर्द किया कि आप अमानुल्लाह खान से मुलाकात करें और उनसे कहें कि वो मेरे प्रोग्राम में दोबारा आएँ। तो हनी अलबेला कहते हैं मैंने तो इतना अरसा उनके साथ टाइम गुजारा था, वो मेरे वालिद अलबेला साहब के भी करीबी दोस्त थे और मैं उन्हें अपना चच्चा समझता था, लेकिन
لیکن جب میں نے ان سے کہا تو انہوں نے پہلے تو فی الفور انکار کیا، لیکن پھر میرے بارہا کہنے پر ایک ڈنر کا اہتمام کیا۔ تو میں نے آفتاب اقبال صاحب سے کہا کہ جتنے ڈنرز کا اہتمام ہو چکا ہے، امان اللہ صاحب واپس آتے ہیں یا نہیں آتے، لیکن میرے 40-50 ہزار تو خرچ ہو چکے ہیں۔ تو جب آفتاب اقبال کے پاس دوبارہ سے امان اللہ خان واپس آئے تو ایک بہت ہی اچھے ویلکم پروگرام کا اہتمام کیا گیا، اور یہ وہ وقت تھا جب امان اللہ خان کو پرائڈ آف پرفارمنس بھی مل چکا تھا، اور وہ جو ان کی گفتگو اور جھڑپ تھی وہ اس قدر شاندار تھی کہ جب بھی آفتاب اقبال کوئی اردو کا مشکل لفظ بول کر امان اللہ پر طنز کرتے تو امان اللہ خان انہی کی وہ ایسی کی تیسی کرتے کہ تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہو جاتی۔ لیکن ناظرین، ایک میں بات بتاتا چلوں کہ آفتاب اقبال بتاتے ہیں کہ جب میں نے ٹھہراؤ اپنی زندگی میں رچا لیا اور امان اللہ خان نے میرا یہ والا روپ دیکھا تو وہ بڑے حیران بھی ہوئے اور پھر بعد میں پریشان بھی ہو گئے، کیونکہ انہوں نے اسی دھیمے انداز کی کبھی مجھ سے توقع نہیں کی تھی، اور وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ شاید میری زندگی میں ایسا ٹھہراؤ آنا ممکن نہیں ہے۔ اسی واسطے وہ دوسرے فنکاروں سے پوچھتے کہ انہیں ہو کیا گیا ہے، ان کی زندگی میں تو یہ ٹھہراؤ نہیں تھا۔ لیکن ناظرین، آفتاب اقبال سے بھلے ہی آپ کا اختلاف ہو یا انکار کرتے ہوں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے جس کا اقرار کرنا پڑے گا کہ تھیٹر فنکاروں کو بام عروج پر اس شخص نے جس طرح پہنچایا اس کی کہیں بھی مثال نہیں ملتی۔ اور امان اللہ خان کے ساتھ جب وفات سے قبل ان کا آخری انٹرویو کیا گیا تو وہ روتے ہوئے انہوں نے کہا، کیونکہ وہ بڑے معصوم شخص تھے اور رونے لگ جاتے تھے، روتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ آفتاب اقبال اس وقت میری جو خدمت کر رہا ہے، میں نے کبھی ان سے اسی خدمت کی توقع بھی نہیں کی تھی کہ یہ شخص اس طرح میرے ساتھ کوآپریٹ کرے گا، لیکن میں آج جب وہ یاد کرتا ہوں تو رونے لگ جاتا ہوں۔ اور بقول آفتاب اقبال کے جو انہوں نے ان کی وفات پر ایک جملہ کہا کہ وہ بے وفا ہی سہی، آؤ اس کو یاد کریں، کچھ تو عمر لگے گی اسے بھلانے میں۔